देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चांदी की, जहां पर 80,000 के नीचे के स्तर हैं। क्या ये खरीदारी के अच्छे मौके हैं, बताएंगे आपको। साथ ही नवंबर से पहले $75 क्या कच्चे तेल के भाव रह सकते हैं। पिछले एक दिन में हमने यहां पर अच्छी खासा उछाल तो आता हुआ देखा है, लेकिन अब यहां से किस तरह की स्थिति बन सकती है, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही दालों पर लगातार यहां पर काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस हैं, चाहे वो पीली मटर के इंपोर्ट को लेकर है या काबुली चने के इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने पर। दालों पर जो आत्मनिर्भरता की बात भारत कर रहा है, वहां पर क्या है स्थिति, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता, केडिया कमोडिटीज़ के डायरेक्टर अजय केडिया, एनब्रिक के साथ बाद हमारे साथ होंगे मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज़ के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस? बिकॉज कुछ हल्की सी बढ़त यहां पर देखने को जरूर मिली है, लेकिन अभी भी $2400 पर आउंस का लेवल थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। वेरी गुड मॉर्निंग मंजल। देखिए, काफी अगर हम 10 दिन की बात करें तो काफी वॉलेटाइल पीरियड रहा है, जहां पे हमने पिछले शुक्रवार को देखा यूएस से जो नंबर्स आए थे, एक रिसेशन का फियर बना, और अब तक हमने ये देखा है कभी भी रिसेशन के फियर बनते हैं तो सोने चांदी में तेजी बनता है। लेकिन सोमवार को जो हमने कैस्केडिंग इफेक्ट देखा, ग्लोबल मार्केट में जो राउट आते हुए देखा, जैपनीज येन का हमने जो रिवर्स कैरी ट्रेड देखा, उसकी वजह से ऑल एसेट क्लास में हमने काफी बड़ी गिरावट देखी है। बट मुझे लगता है जो ग्लोबल फैक्टर है, चाहे जियोपॉलिटिकल की बात करें तो जो पिछले महीने में हमारी सिचुएशन थी उससे ज्यादा वर्स्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हमने बांग्लादेश में भी कंसर्न देखा, मिडिल ईस्ट में भी कंसर्न बना हुआ है, तो ये सपोर्टिव है। सेंट्रल बैंक में नो डाउट अटकलें लगाई जा रही थी कि चाइना ने काफी बाइंग की है, बट आज मॉर्निंग में पता चला कि कुछ ज्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं है। बट कुल मिला के सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है। इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन पे अभी क्वेश्चन मार्क लग रही है कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और इंटरेस्ट रेट में जहां 0.25 की बात कर रहे थे, अब 0.5 तक के कंफर्मेशन मिल रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये साल में हम 1% या उसके बियॉन्ड भी रेट कट देख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर लॉन्ग टर्म गोल्ड को काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं। तो मुझे लगता है कि मंडे की गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों में मार्केट काफी कंसोलिडेट कर रहा है। इस वक्त भी हम देखें तो 2390 $2400 के करीब या 69,000 के करीब M6 पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है हो सकता है आज भी मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। बट कुल मिला के अगर हम अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं सोने में, तो इंटरनेशनल में आई एम एक्सपेक्टिंग के ईयर एंड तक $2600-2700 जो गिवन जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, और डोमेस्टिक मार्केट में फिर से हम नया हाई लगते हुए देखेंगे। लेकिन आज के ट्रेड सेटअप की बात करें तो मुझे लगता है 68,750 पे लेना चाहिए, 68,500 तक का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड है क्योंकि डेटा पॉइंट ज्यादा नहीं है, तो 69,200 69,500 तक आज गोल्ड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑल राइट, तो खरीदारी की यहाँ पर राय है और आज ही के दिन में 300-500 रुपए की तेजी हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। साथ ही अजय, चांदी के प्राइसेस को आप कैसे यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट है वो ज़्यादा रही है सोने के मुकाबले। हम 27 के लेवल्स भी यहाँ पर तोड़ते हुए नजर आए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। बिल्कुल, चांदी काफी ज्यादा अगर हम बोले अंडर परफॉर्मिंग है, और उम्मीद पूरे साल से बनी हुई थी वो है चाइना से। बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड का जो लीडिंग इंडिकेटर है वो चाइना है, और चाइना में पिछले 3-4 महीने से फैक्ट्री ऑर्डर्स या फैक्ट्री एक्टिविटीज के जितने भी डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्शन आते हुए दिखा। डिस्पाइट जो रेट कट्स हुई है या जो स्टेप लिए गए उसका भी असर नहीं। तो दोनों ही, चाहे बेस मेटल की बात करें चाहे चांदी की, दोनों में गिरावट है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर हम देखते हैं तो 90 का लेवल था मार्च में, जहां से घटकर 72 तक का लेवल देखा गया था जब चांदी ने नया हाई डोमेस्टिक मार्केट पे मारा था। करंटली अभी ये 88-89 के करीब है, जो दर्शाता है कि चांदी में वीकनेस कंटिन्यू थी। मुझे लगता है कि हफ्ते के बाद जैसे जैसे मार्केट सेटल होगा, फिर से 90 के ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है रेशियो, और वापस फॉल आएगा तो चांदी थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। टाइमिंग मुझे लगता है सपोर्ट वाइज देखें तो 26.5 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है इंटरनेशनल में। हाँ, नई तेजी के लिए या वापस जो इन्वेस्टर एंटर करेंगे, $28 का मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट रहेगा, जो प्राइसेस को फिर से $30 का लेवल दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ी सी गिरावट इंटरनेशनल के मुकाबले कम दिखाई दे रही है, और रुपए में मुझे लगता है और गिरावट बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, जिसके चलते वर्स्ट इन केस 76-77 के जोन पे चांदी सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी। हाँ, ईयर एंड तक की बात करें तो पहले हम लोग 1 लाख देख रहे थे, बट 9% का जो ड्यूटी एडजस्टमेंट है उसको देखते हुए मुझे लगता है वापस जो हमने रिसेंट हाई देखा था वो लेवल हम ईयर एंड तक देख पाएंगे। बट आज इंटरडे सेटअप मुझे अभी भी थोड़ा से ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। 78,600 के करीब लेना है, 78,200 का स्टॉप लॉस रखिए, 79,800 तक का लेवल हम आज इंटरडे में चांदी में ट्रेड होते हुए देखेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर भी बढ़त के साथ कारोबार फिलहाल है। आप देख सकते हैं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स दोनों में ही बढ़त के साथ यहाँ पर एज ऑफ नाउ प्राइसेस। राहुल, आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल चांदी का प्राइस व्यू, अच्छी खासी मुनाफा वसूली आ चुकी है। मुझे याद है आपने एक इंटरव्यू में हमसे कहा भी था कि करेक्शन का यहाँ पर इंतजार करना चाहिए, जो बाजार ने अब आता हुआ देखा भी है काफी कारणों से। अब यहाँ से कहाँ सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं?
पर्सनली लग रहा है कि चांदी 77,000 के आसपास चांदी आनी चाहिए। वो लेवल के आसपास 77 से 78 में अच्छी बाइंग कर सकते हैं आप। धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। ऊपर अपसाइड में देखने जाए तो मैं देखता हूँ 95,000 से 96,000 तक चांदी जा सकती है, क्योंकि वो ड्यूटी का एडजस्टमेंट भी हो चुका है। मगर ये लेवल्स पे चांदी बाइंग करना, धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं, खराब नहीं है रेट्स। हम्म। साथ ही जिस तरह की करेक्शन देखने को मिली है राहुल, किस तरह की मांग में ये कन्वर्ट हुआ है ऑन ग्राउंड? सी, चांदी की डिमांड जो फिजिकल डिमांड होती है बर्तनों की या ज्वेलरी की, वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है सिल्वर की प्राइसेस के हिसाब से। प्राइसेस नीचे आने के कारण ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टॉक काफ़ी होलसेलर्स के पास सोल्ड आउट है। आप रिटेलर्स के पास जाएंगे तो डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब उन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस किया होगा लास्ट 15-20 दिनों में आफ्टर ड्यूटी करेक्शन। जो चांदी की ओवरऑल बिजनेस हुआ है, इट इज़ एट अ डिफरेंट लेवल आई थिंक। सो अभी सब मेजॉरिटी होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर के पास में दे आर ओवरबुक विथ ऑर्डर्स, सप्लाई कम हो रही है। तो ओवरऑल रिटेलर्स के अगर कंज्यूमर के पास देखने जाए तो अच्छी खासी डिमांड आ रही है चांदी में। ऑलराइट, तो अगर इसे नंबर्स में बात करें राहुल, जैसे आपने कहा कि रिकॉर्ड बिजनेस देखने को मिला है, सोल्ड आउट काइंड ऑफ सिचुएशन है यहाँ पर ऑन ग्राउंड स्टॉक्स के लिहाज से, तो ये नंबर्स कैसे दर्शाते हैं? बजट से पहले वाला अगर महीना देखें, बजट के बाद का ये वाला महीना देखें, तो किस तरह का टर्नओवर आपने आता हुआ देखा? तो अगर बजट के पहले देखने जाए और बजट के बाद में देखने जाए तो चांदी में कम से कम 3x की ग्रोथ आई है। ओके। और पिछले साल के अगर कंपैरिजन में इसको देखें तो किस तरह की सेल्स आपको बनती हुई नजर आएंगी आने वाले समय में? ये अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले साल से, तो चांदी की सेल अगर ये जो पीरियड में रहता है, तो चांदी इज ऑलमोस्ट 1.5x देन द प्रीवियस डिमांड, लास्ट ईयर की डिमांड के हिसाब से। मगर चांदी की अगर ये प्राइसेस स्टेडी हो जाती है तो हमें लगता है दिवाली भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, और ये लेवल पे लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। राहुल, किस तरह के इंपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है फिर अब तक यहाँ पर? फर्स्ट हाफ के इंपोर्ट्स हमने अच्छे खासे आते हुए देखे, सेकंड हाफ के इंपोर्ट्स अगर एक कैलकुलेटेड नंबर यहाँ पर आगे डाला जाए तो क्या रह सकता है? सी, अभी इम्पोर्ट जैसे ड्यूटी का भी काफ़ी करेक्ट नीचे आ गई है। तो उसके हिसाब से डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो मेरे ख्याल से इम्पोर्ट के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे आने वाले महीनों में। और जिस हिसाब से डिमांड भी चल रही है, तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के रिकॉर्ड के आसपास अपन चांदी होनी चाहिए, अगर इस तरह पे चांदी रही तो। तो यानी कि हम 7-1 हज़ार टन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है कैलकुलेशंस? 7 से 8 हज़ार टन की बात कर रहे हैं। इस साल के लिए चांदी का इंडिया में इंपोर्ट, जो बहुत नियर है रिकॉर्ड नंबर्स के। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे नंबर्स भी शेयर करने के लिए। तो क्लियरली करंट लेवल्स पे अच्छी खासी खरीदारी है, वो नंबर्स राहुल ने शेयर किए ही हैं कि बाजार यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से चांदी में इन्वेस्ट कर रहा है। चांदी के सभी तरीके से यहाँ पर बाइंग बनती हुई नजर आ रही है और पिछले साल के मुकाबले अच्छे खासे नंबर्स होने की उम्मीद भी। लेकिन यहाँ पर अगर मेटल्स की बात की जाए अजय, तो चांदी में जिस तरह की गिरावट है उतनी ही गिरावट हमने यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक जैसे मेटल्स में भी आते हुए देखी है। क्या सेंस है, क्या हम बॉटम के करीब हैं या फिर आपको लगता है कि अभी भी डाउन साइड बाकी है? देखिए, मैं जी पूरी बेस मेटल पैक की बात करें तो देखो, टेक्नो और फंडा दोनों ही अगर कंबाइन करें तो हम 3 महीने पहले जहां कॉपर 900 के ऊपर थी, $10,000 के ऊपर था, तो उम्मीद थी कि इकोनॉमी जैसे जैसे रिकवर करेगी, डिमांड बढ़ेगी, ईवी से बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंकली पिछले 3 महीने में डेटा पॉइंट कोई भी इकोनॉमी के अच्छे नहीं आए हैं। काफी रिसेशन का फियर बना हुआ है। सप्लाई कंसर्न जो बने हुए थे वो भी हमने देखा था प्राइस को सपोर्ट करे, बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड। और टेक्निकली भी अगर हम देखें तो चार्ट्स पे अब ओवरसोल्ड जोन में जाना चालू हो चुका है। कॉपर 8800 के नीचे आ चुका है। जिंक के अंदर भी हमने डोमेस्टिक मार्केट में 245 का लेवल तोड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है नथिंग इज बिन राइट नाउ सपोर्टिंग, बट टेक्निकल काउंट पे मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह जरूर नहीं है। जैसे हमने कल परसों में भी देखा, लोअर लेवल पे थोड़ा बहुत बाउंस आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी थोड़ा बहुत स्टेबल जरूर है। बट अनलेस एंड अनटिल चाइना से चाइनीज बैंक से अगर कोई नए अपडेट्स नहीं आते हैं, प्राइसेस में थोड़ा सा कोई भी डायरेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है। बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं। इनमें मुझे लगता है कॉपर बार बार में हम देख रहे हैं कि 765 या $87 के आसपास, 8700 के आसपास अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो कॉपर में मुझे लगता है कि अराउंड 768 770 तक लेके चलिए। 780 का एक रिट्रेसमेंट बाउंस रहेगा। जिंक के अंदर भी 245 के करीब लेके चलिए। 248 249 तक का जब मिलेगा। बट आई होप कि एक बार जो डेटा पॉइंट या मंडी का जो इरोड अगर सेटल डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं लो लेवल पे बाइंग वापस मेटल में बनेगी, जहां पे कॉपर और जिंक मेरा फेवरेट पिक रहेगा, जहां पे हम रिकवरी बहुत रैपिडली देखेंगे। ऑल राइट, तो ऑफकोर्स वो लेवल्स पे वॉच करने की ज़रूरत है। और जैसे कहा गया कि पिछले 3-4 महीने पहले जो हाइज बने थे और उसी के आसपास, उसके काफ़ी नीचे हमने यहाँ पर मेटल्स को फिलहाल आते हुए देखा है। 20 से 22% तक की गिरावट यहाँ पर अक्रॉस मेटल्स में एज ऑफ नाउ दर्ज की गई है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। हमारे साथ सुमित गुप्ता जुड़ेंगे।
हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़े हैं मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटी के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता। सुमित नमस्कार। और अगर हम इंडिया में बारिश के नंबर्स देखें पॉजिटिव हैं, ओवरऑल सोइंग के नंबर्स 3% ज़्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले, इसमें दालें अच्छी खासी हैं और जहां तक तुअर की बात है वहां पर डबल डिजिट 24% की ज़्यादा बुआई है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जिस तरह के दालों के भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारे रेगुलेटरी मेजर्स हैं, सरकार की तरफ से भी यहाँ पर अभी भी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जस्ट ऑन जो ये बुआई के नंबर्स हैं आप कैसे देखते हैं आगे जाकर अवेलेबिलिटी और भाव? मनीषा जी, फर्स्ट थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्लूडिंग मी ऑन द शो। एक पुरानी सही है, रेन मेक्स रेन्स। तो जब भी बारिश आती है तब क्रॉप अपने आप एक अच्छी बनने लगती है, और स्पेशली पल्सेस के क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पल्सेस इंडिया में रेन शैडो रीजन में उगाई जाती है, जिसके कारण जब भी हमारे को एल नीनो या रेनफॉल डेफिसिट होता है तो वो डेफिसिट स्पेशली उन एरिया में ज्यादा होता है जहां पर दालें उगाई जाती है। इसीलिए एल नीनो के लेड जो क्रॉप शॉर्टफॉल है उसका मेन बेंचमार्क तुअर के प्राइसेस, मक्का के प्राइसेस, ये दो कमोडिटी रहती हैं जो लार्जली सूखे एरिया में उगाई जाती है। इस साल जैसे आपने मेंशन किया, बारिश बहुत अच्छी है। हमने ऑलरेडी बाहर से येलो पीस के तौर पे, चना के तौर पे ऑलरेडी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मिलियन टन बढ़ा ली है ऑफ ऑल्टरनेट पल्सेस। बाहर अफ्रीका आपके लिए ज्यादा तुअर उगा रहा है, हमारे लिए ज्यादा तुअर उगा रहा है। प्लस नो ओवरऑल सेंटिमेंट यहां से केवल बेरिश तौर के ऊपर नीचे जाएगा। हमको यहां से फूड इन्फ्लेशन, स्पेशली पल्सेस इन्फ्लेशन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। फेयर पॉइंट। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर हमें देखेंगे कि प्राइस नीचे लेके आ सकते हैं। अब यहाँ से अगर जिस तरह की ड्यूटीज़ एज ऑफ नाउ लगाई जा रही हैं और डिमांड भी है पल्सेस इंडस्ट्री की फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स कि पीली मटर पे कुछ ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए, काबुली चने पे शायद ड्यूटी कम कर देनी चाहिए, अफ्रीका में, तंजानिया में, मोजाम्बिक में जिस तरह के इश्यूज़ हैं माना जा रहा है कि कुछ बहुत सॉर्टेड हैं, ऑफकोर्स आवक आ ही जाएगी देर सवेर ही सही। कैसे देखते हैं आप इन सबको? मनीषा जी, सबसे पहले हम तुअर फ्रॉम अफ्रीका लेते हैं। देखिए, वो क्रॉप हमारे लिए उगा रहे हैं। लास्ट ईयर उनको इंसेंटिव था होल्ड करने का, क्योंकि उनको मार्केट कैरी में लगता था, मार्केट में तेजी लगती। इस साल उन्हें कोई भी इंसेंटिव नहीं लगता है मार्केट में स्टॉक को होल्ड करने का। हमारी क्रॉप का, तुअर क्रॉप का फंक्शन है कि वो एमएसपी के नीचे है। उसके लिए अफ्रीका की हार्वेस्ट और अराइवल इंडिया में दिवाली से पहले आने की पूरी कोशिश करेंगे ट्रेडर पास। सो मेरा ये मानना है, आपको कोई लॉजिस्टिकल इश्यू नहीं मिलेगा। अराइवल विल कम एज फास्ट एज पॉसिबल। और हमारे यहां से रादर ट्रेड का डिमांड हुआ कि हमको अराइवल स्लो करना चाहिए, क्रॉप एमएसपी की तरफ जा रही है, एंड हेंस हमको ड्यूटी पुट करना चाहिए, व्हिच टेक्स अस टू योर सेकंड क्वेश्चन कि येलो पीस के अंदर ड्यूटी क्या सरकार को लगानी चाहिए। देखिए, इंडिया में या किसी भी देश में ट्रेड का फंक्शन होता है आर्बिट्राज का फायदा होता है, और जब बाजार ऊपर गए हमने एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी उस आर्बिट्राज का फायदा उठाया। आज जब मार्केट नीचे आ रहे हैं तो उसको भी प्लान करना ट्रेड का फंक्शन है। इसलिए मैं ये ऐसे बोलूंगा कि ड्यूटी को लगातार ऊपर नीचे करने से इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी या कॉन्फिडेंस बोथ इन एक्सपोर्टर इन इंपोर्टर। आज हमको केवल दालों को प्राइस के एंगल से नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, क्या लोग ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं? अगर कंज्यूम करना चाहते हैं तो हम क्यों ज्यादा अवेलेबिलिटी क्यों ना बढ़े? आज प्राइस तो फंक्शन है कि हमने ज्यादा इंपोर्ट किया नहीं किया, बट गवर्नमेंट का फंक्शन मेरे हिसाब से अवेलेबिलिटी को बढ़ाना और उसको कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक मार्केट में लगातार एक ऐसे लेवल पे रखना कि सबसे पुअर व्यक्ति इन द कंट्री कैन अफोर्ड पल्सेस विद कॉन्फिडेंस। फेयर पॉइंट दैट। बहुत शुक्रिया सुमित जी, साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर बताए हैं और ये भी काफ़ी क्लियर किया है कि अब आगे जाकर फूड इन्फ्लेशन या स्पेसिफिकली पल्सेस इन्फ्लेशन को लेकर शायद सरकार की चिंता बहुत ज़्यादा नहीं है। भारत में बुआई अच्छी खासी है, स्टॉक अच्छा है और साथ ही साथ जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ की तरफ से भी यहाँ पर दालें आने वाली हैं, जो सरकार की नीतियाँ रही हैं, उन सबका फ़ायदा भी यहाँ पर इंडियन कंज्यूमर को होगा। अजय, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर में प्राइसेस, एसेंशियल कमोडिटीज़ में जिस तरह से हमने देखा है कि इन्फ्लेशन नीचे आई है, आज जैसे आरबीआई ने भी कहा कि फूड इन्फ्लेशन के ऊपर उनकी पैनी नजर यहां पर आगे लगातार रहेगी?
जी फूड इन्फ्लेशन पे देखिए हमने पिछले 2 साल से या कोविड के बाद से ही हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की नजर रही है और हमने ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ते हुए देखा। लेकिन हाँ, जिस ढंग से पिछले 2 साल में हमने देखा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पे गवर्नमेंट का काफी स्ट्रिक्टनेस रही है, उसकी वजह से काफी प्राइसेस कूल ऑफ हुए। पल्सेस में भी ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम बिकॉज जब हम एंड ऑफ एल नीनो से ला नीनो पे जाते हैं तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अब हम देख रहे हैं पिछले 25 दिन से जो बरसातें हैं, तो इनकेस अगर कुछ और डैमेज होता है वो भी इंपैक्ट करेगा। जनरली पल्सेस की जो डिमांड है वो मानसून में बढ़ जाती है और फेस्टिव भी सामने है, तो काफी मिक्स मैच रहेगा। बट मुझे लगता है जिस ढंग से प्राइजेस के अंदर गवर्नमेंट की पैनी नजर है, ज्यादा बड़ी तेजी तो नहीं, आगे जाके सप्लाई अच्छी है, लेकिन टाइमिंग डिमांड जो है वो बहुत ही रैपिडली इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस में कोई मेजर हम चक आउट नहीं देख रहे। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइजेस में इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। एक फाइनल सवाल अजय, और यहाँ पर अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेनी हो जो कि अवेलेबल है डेरिवेटिव मार्केट में, तो क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, पूरे कमोडिटी मार्केट में हमने देखा पिछले 3 दिनों में वॉलिटिलिटी काफी बढ़ी हुई है ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से। हमने एग्री मार्केट में भी हमने अच्छा खासा फॉल बैक आते हुए देखा। सबसे पहले अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो काफी वॉलेटाइल रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने अपर सर्किट भी लगते हुए देखा, तो लोअर सर्किट भी वॉलिटिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है गवार के अंदर मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। गवार में सितंबर वायदा, सॉरी गवार गम में सितंबर वायदा 10,500 में लेके चलिए, 10,300 का स्टॉप लॉस लगाइए। टेम्पररी बाउंस है जो 10,800 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में कल सरप्राइजली हमने 1% से ज्यादा का मूवमेंट आते हुए देखा। सितंबर वायदे में 3,030 पे लेके चलिए, 2980 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट 3100 का है। बट एक चीज ध्यान रखिए, कॉटन सीड ऑयल केक की सीजनैलिटी अगर देखते हैं तो पिछले 10 साल में हमेशा सितंबर में गिरावट रहती है। तो अगस्त के 10-12 दिन तेजी रहेगी, बट सितंबर में एक अच्छी खासी गिरावट हम कॉटन सीड ऑयल केक में वापस देख पाएंगे। लास्ट अगर हल्दी की बात करें तो भारी गिरावट के बाद हल्दी अब बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर वायदे को 16,200 पे लिया जा सकता है। 15,900 के स्टॉप लॉस से 16,800 तक के लेवल अगले 2 सेशन में हम देख पाएंगे। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर अभी भी एग्री में उभरते हुए। अजय एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल हमें भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स में।